हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। मुझे पता है यूपी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आपको आपके इसी चैनल पे नॉलेज कॉर्नर परिवार पे यूपी टीजीटी का सिलेबस शेयर कर दिया गया है और जैसे ही पीजीटी का सिलेबस आता है मैं आपको शेयर कर दूंगी। आज जो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो हम लोग अपनी तैयारी के लिए यानी कि बायोलॉजी सब्जेक्ट में जिसे आप यूपी टीजीटी या पीजीटी दोनों के लिए पढ़ सकते हैं। बायोलॉजी की तैयारी के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जब मैं सिलेबस बना रही थी तभी मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को पर डे एक वीडियो बॉटनी एक वीडियो जूलॉजी दोनों की प्रोवाइड करवाऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इस बार मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको एक वीडियो कम से कम 1 घंटे का मिले या फिर ऐसा हो कि एक टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। चाहे उसमें 1 घंटे लग जाए, 2 घंटे लग जाए या 3 घंटे लग जाए, ठीक है। बस मुझे आप लोग का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और प्लीज अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर भेजिएगा। आपका कमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेंगे, ठीक है। आपके कमेंट को शो करेंगे, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्सोनॉमी। अगर हम बात करें टेक्सोनॉमी शब्द की तो पहले हम कुछ इसके बारे में फैक्ट्स जान लेते हैं, फिर इससे आने वाले क्वेश्चन है हमारे पास, अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक। तो देखते हैं कि टर्म टेक्सोनॉमी किसने दिया था। तो आपने नाम सुना होगा, एक साइंटिस्ट है एपी कंडोले। किसने? एपी कंडोले नामक साइंटिस्ट ने टेक्सोनॉमी टर्म दिया था, टर्म इन्होंने दिया था। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से लीनियस को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? लीनियस को जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट स्टेप ऑफ टेक्सोनॉमी, तो पहला स्टेप जो टेक्सोनॉमी का होता है वो आइडेंटिफिकेशन होता है। अगर आप चाहेंगे तो जो मैं बोल रही हूँ इन सबका रिटर्न मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, और नहीं तो अगर आप कहेंगे तो मैं लिख के पढ़ा दूंगी। वैसे मेरे पास बोर्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है, लेकिन मैं व्हाइट बोर्ड का प्रॉपर इंतजाम कर सकती हूँ अगर आप डिमांड करेंगे तो, ठीक है। एक बार हम लोग थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं और उसके बाद फिर क्लासेस पढ़ेंगे, और नहीं तो आप ऐसे सुनते जाइए, आपको सारी चीजें मैं यहाँ लिख लिख के बताती रहूंगी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है टेक्सोनॉमी की? तो टेक्सोनॉमी की जो पहली स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, उसे क्या कहा जाता है? उसे आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लीनियस है, लेकिन फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी के नाम से संतापाउ को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? संतापाउ को जाना जाता है, ठीक है। किसे जाना जाता है? संतापाउ को जाना जाता है, ठीक। अब हम बात करें, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, व्हिटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है? इन व्हिच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेर प्लेस्ड बाय व्हिटेकर। व्हिटेकर के द्वारा जो प्रोकैरियोटिक जीव है उसको किस में रखा गया? एनिमेलिया, प्लांटी, मोनेरा या प्रोटिस्टा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि मोनेरा। आर.एच. व्हिटेकर नामक एक साइंटिस्ट है, इन्होंने जो प्रोकैरियोटिक जीव है उनको किसमें रखा? मोनेरा में रखा है। इन्होंने 5 संघीय वर्गीकरण सिद्धांत दिया, यानी 5 जगत किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। कब किया? 1969 में किया। कब किया? 1969 में किया। इसके अंतर्गत इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप और एनिमल्स, यानी कि प्लांट और एनिमल्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल, 5 प्रकार के किंगडम दिए, 5 जगत दिए। और वे जीव जिनमें सुविकसित केंद्रक नहीं होता है और जिनमें कोई भी कोशिकांग नहीं देखे गए उनको इन्होंने प्रोकैरियोटिक जीव कहा, और इन्हीं प्रोकैरियोटिक जीव को किसमें रखा? फाइलम मोनेरा में रखा। किसमें रखा? मोनेरा में रखा, ठीक है। और ऐसे जीव जिनमें सुविकसित केंद्रक देखने को मिला, उनमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स देखने को मिले, बहुत सारे ऑर्गन देखने को मिले, उन्हें क्या कहा गया? यूकैरियोटिक जीव कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजोआ को रखा गया। अब देखिए वही क्वेश्चन फिर से आ गया, दूसरी तरह से घुमा के पूछा गया टीजीटी 2011 में कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोटोजोआ को किसमें रखा गया। तो अभी हम लोगों ने देखा किसमें रखा गया? प्रोटिस्टा में रखा गया। किसमें रखा गया? प्रोटिस्टा में रखा गया। सॉरी,
अभी हम लोग देख रहे थे प्रोकैरियोटिक जीव को मोनेरा में रखा गया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रोटोजोआ को किसमें रखा गया, तो प्रोटोजोआ को किसमें रखा गया, प्रोटिस्टा में रखा गया। प्रोटिस्टा में किसको रखा गया, ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं या परपोषी हो या अवशोषण करते हो या विसरण के साथ साथ परासरण करते हो, जो लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों ही करते हो, एक कोशिकीय हो, सुकेंद्रीय हो यानी कि कोशिका पाया जाता हो, समस्त कोशिकांग अंग उपस्थित हो, उन्हें किसमें रखा गया, प्रोटोजोआ कहा गया। क्या कहा गया उन्हें, प्रोटोजोआ, और उन्हें फाइलम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हाई कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमी इज कॉल्ड, वर्गीकरण की उच्चतम कोटि कौन सी है। वर्गीकरण की उच्चतम कोटि देखने से पहले हम एक बार क्लासिफिकेशन सिस्टम देख लेते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन सिस्टम से क्वेश्चन आया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए टू किंगडम किसने दिया, तो टू किंगडम देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, लीनियस थे। कौन थे, लीनियस थे। उसके बाद आता है थ्री किंगडम। थ्री किंगडम देने वाले हैकल है। कौन है, हैकल, HACKEL, हैकल है। और इसके बाद फोर किंगडम अगर आपसे पूछा जाए तो कोपलैंड है। कौन है, फोर किंगडम देने वाले कोपलैंड है। फाइव किंगडम अभी हम लोगों ने देखा व्हिटेकर है। और सिक्स किंगडम जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सिक्स किंगडम देने वाले कौन है, कार्ल लुईस है। कौन है, कार्ल वूज है, कार्ल लुईस। ये सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिए। इन्होंने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में थ्री डोमेन की चर्चा की। थ्री डोमेन अगर पूछ लिया जाए तो किसने, कार्ल लुईस ने। थ्री डोमेन कौन कौन से थे, पहला था प्रोकैरियोटिक, दूसरा था आर्की बैक्टीरिया और तीसरा था यू बैक्टीरिया। अगर पूछा जाए कि सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल लुईस ने दिया। और इन्हें कितने डोमेन की चर्चा की, तीन डोमेन की चर्चा की, प्रोकैरियोटिक, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। वहीं अगर पूछ लिया जाए कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो देने वाले साइंटिस्ट हैं उनका नाम क्या है, हैकल है। क्या है, हैकल है। ठीक, आई होप यहाँ पे सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि टेक्सोनॉमी में सबसे हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी होती है, फैमिली, स्पीसीज, डिवीजन या फिर किंगडम। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि किंगडम। सबसे हाईएस्ट कैटेगरी कौन सी होती है, किंगडम। ये होता है सबसे पहले किंगडम। सबसे पहले क्या आता है, किंगडम। किंगडम के बाद क्या आता है, किंगडम के बाद आता है फाइलम। क्या आता है, फाइलम। फाइलम के बाद आता है डिवीजन। डिवीजन क्या आता है, डिवीजन। और अगर पादप वर्ग की बात करें तो उसमें आता है क्लास, सॉरी इसको क्लास कहते हैं, और एनिमल में डिवीजन कहते हैं। उसके बाद आता है आपका ऑर्डर। क्या आता है, एक मिनट, डिवीजन जो है, डिवीजन, फाइलम के बाद डिवीजन आया ना, डिवीजन के बाद आपका ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आपकी आती है फैमिली। क्या आती है, फैमिली। फैमिली के बाद आपका आता है जीनस, और जीनस के बाद आपका आता है स्पीसीज। क्या आता है, स्पीसीज। कभी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है कि इसको क्रम में लगाइए। सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद ऑर्डर। ये कभी कभी नहीं देता है, ठीक है, ये जनरली नहीं देता है आपका, ठीक है। क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज। ये इसका क्रम होता है। तो सबसे ऊपर कौन सा हो गया, किंगडम हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है। माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू व्हिच किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी या प्लांटी। तो माइकोप्लाज्मा जो है ना, ये किसके अंतर्गत रखा गया, किस फाइलम के अंतर्गत रखा गया। तो WH व्हिटेकर ने पांच किंगडम दिया था, उसमें माइकोप्लाज्मा को किसके अंतर्गत रखा, तो इन्होंने रखा मोनेरा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत रखा, मोनेरा के अंतर्गत। अगर बात करें मोनेरा की विशेषता क्या है, तो मोनेरा में ऐसे जीव रखे गए जो एक कोशिकीय होते हैं, जिनमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है, कोशिकांग अनुपस्थित होता है, सीलिया के माध्यम से ये गमन करते हैं, प्रकाश संश्लेषण या अवशोषण द्वारा रसायन संश्लेषण करते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो अलैंगिक होता है और विखंडन के माध्यम से होता है। इसके अंतर्गत सभी बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल यानी जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा आता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, अगर आप चाहेंगे तो इसका PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत जल्द हम आपके लिए GS GK की क्लासेस भी लाने वाले। और हाँ, एक बात तो आपको बताना भूल गए,
अंजू मैम की बुक लॉन्च हो गई है, आप सभी को पता होगा। वॉल्यूम 1 बुक जो है 650 की है, यानी 650 रुपए की है। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके पास ये बुक खरीदने के पैसे नहीं है, तो वो थोड़ा टाइम वेट कर ले। अभी कल ही लॉन्च हुई है, मैंने ऑर्डर करा है, कम से कम 6 से 8 दिन लग जाएगा बुक आने में। जैसे ही बुक आता है मैं उसके सारे क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व भी कराऊंगी और पीडीएफ भी शेयर करूंगी। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे जंतु जिनमें मुख का विकास गुदा के विपरीत होता है कहलाते हैं। ऐसे एनिमल जिनमें जो उनका माउथ होता है, उनका विकास जो है उनके ब्लास्टोपोर से विपरीत होता है, क्या कहलाते हैं? प्रोटियोस्टोम, प्रोटोजोआ, ड्यूरोस्टोमिया या फिर प्रोटिस्टा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे एनिमल जिनके मुख का विकास गुदा के विपरीत होता है वो ड्यूटेरोस्टोमिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ड्यूटेरोस्टोमिया कहलाते हैं। अगर बात करें प्रोटोस्टोमिया की, तो जीवों का वह समूह जिसमें एक ही गुदा का निर्माण होता है। भ्रूणीय अवस्था में पहले ये मुख गुहा के विकास के लिए जाने जाते थे, परंतु अब इसमें अवस्था जो है वो मुख और गुदा की अंतर परिवर्तनशील है, ठीक है। और प्रोटोस्टोमिया में कौन आते हैं? प्रोटोस्टोमिया में आपके निमेटोड्स आते हैं, आर्थ्रोपोडा, फ्लैटवर्म, एनिलिडा, मोलस्का, ये सब आते हैं। डिटोरोस्टोमिया में कौन कौन आते हैं? तो इसमें जैसे स्टारफिश हो गया, क्रिनाइड्स हो गया, ये सब आते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें मुख से पहले गुदा का निर्माण होता है। सिंपल भाषा में समझ लीजिए, अगर पहले माउथ का निर्माण हुआ, मुख का निर्माण हुआ तो प्रोटोस्टियम, अगर पहले गुदा का निर्माण हुआ, एनल का निर्माण हुआ तो ड्यूटेरोस्टियम, ठीक। अगला क्वेश्चन, शब्द बायोलॉजी किसने दिया? द टर्म बायोलॉजी किसने दिया? अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि हर एग्जाम में 10% क्वेश्चन इजी दे देता है और क्वेश्चन पेपर इजी टू मॉडरेट ही होता है। तो अगर पूछा जाए टर्म बायोलॉजी किसने दिया, तो आप सभी को पता होगा किसने दिया, कमेंट बॉक्स में बताइए। अरस्तु, लेमार्क, डार्विन या लिनियस, किसके द्वारा टर्म बायोलॉजी दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, टर्म बायोलॉजी देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है, क्या है फट से बताइए, लेमार्क। कंफ्यूज नहीं होना है, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु कहलाते हैं, लेकिन बायोलॉजी जो टर्म दिया है वो लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा दिया गया है, ठीक है। कब दिया गया? 1802 में, 1802 में। लेकिन अगर पूछा जाए फादर ऑफ बायोलॉजी कौन कहलाते हैं, तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल कहलाते हैं, अरस्तु कहलाते हैं, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, स्टाम्प मार्क करिएगा। कभी कभी आता हुआ क्वेश्चन भी हमें कंफ्यूज कर देता है और हम गलत करके चले आते हैं। टर्म बायोलॉजी हमने देख लिया, हमें पता है फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु होते हैं, हम मार्क करके चले आएंगे। लेकिन टर्म बायोलॉजी ध्यान दीजिएगा, यहाँ शब्द बायोलॉजी किसने दिया? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया। किसने? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया, ठीक। अगला क्वेश्चन, हर्बीवोरस सी मैमल्स बिलोंग टू ऑर्डर, शाकाहारी समुद्री स्तनधारी गण से संबंधित हैं। पोलिटोडा, सिटेसिया, सिरेनिया, आर्टियोडैक्टाइला। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सिरेनिया, ठीक है। ऑर्डर सिरेनिया। अगर बात करें सामान्य नाम डंगोबस, शाकाहारी स्तनधारी होते हैं, मजबूत शरीर के साथ इनके छोटे बालों वाली चमड़ी होती है, 2 नथुने और फ्लिपर, यानी जिसे आप ऐसे फ्लिप कहते हैं, फ्लिपर जैसी अवस्था देखने को मिलती है और इसमें 36 पूंछ भी देखने को मिलता है, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटोस्पोजिया किस उपवर्ग का प्राणी है? प्रोटोस्पोजिया किस वर्ग का प्राणी है? ऑप्शन फाइटोमेस्टिगोफोरिया, कोइनोफ्लेजलेटा, डेमोस्पेंजिया, कीरेटोसा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, कोइनोफ्लेजलेटा। प्रोटोस्पोरेंजिया कोइनोफ्लेजलेटा समूह का जंतु है। यह एक स्वतंत्र एक कोशिकीय समूह वाला जंतु है। यह यूकैरियोटिक के सबसे करीब माना जाता है, यानी कि ये कनेक्टिव लिंक है किसके बीच? तो ये प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच की कनेक्टिव लिंक होता है। इसकी कोशिकाएं जेली लाइक मैट्रिक्स दर्शाती हैं। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, अगर आपसे पूछा जाए प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच की कनेक्टिव लिंक क्या है, तो प्रोटेरोस्पोंजिया है, ठीक है। और इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, कहीं अलग से कॉपी पेन लेके नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, कैसा लग रहा है ये एफर्ट? अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम लोग अंजू मैम के बुक को भी इसी तरह से अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, द कॉमन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आर, समान वर्गीकरण की इकाई का क्रम। इसको मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, वर्गीकरण की जो इकाई होती है वो क्या होती है। अच्छा, वेट करिए। सबसे पहले आपको लिखना है इसमें फाइलम, फाइलम दिया हुआ है, किंगडम दिया है, किंगडम भी नहीं दिया, फाइलम भी नहीं दिया। अच्छा, किंगडम और फाइलम नहीं दिया तो उसके बाद क्या आता है, ऑर्डर आता है। ऑर्डर दिया है, हाँ ऑर्डर दिया। ऑर्डर किस नंबर पे दिया हुआ है, ऑर्डर आपका दिया है 4 नंबर पे, और 4 केवल सी में दिख रहा है। उसके बाद देख लेते हैं, ऑर्डर के बाद क्या आता है, फैमिली आती है। ऑर्डर के बाद क्या आता है, फैमिली आती है। फैमिली के बाद क्या आता है, फैमिली के बाद आपका आता है जीनस आता है। फैमिली के बाद जीनस, जीनस किधर है, जीनस एक मिनट। अच्छा, ये ना छोटे से बड़े के क्रम में लगाना है, ठीक है, छोटे से बड़े के क्रम में, यानी सबसे लास्ट कौन सा आता है। सबसे लास्ट आपका आता है स्पीसीज, 1 नंबर पे आपका हो जाएगा थर्ड। थर्ड किसमें दिया, केवल ऑप्शन ए में ही दिया है, ठीक है। सबसे पहले स्पीसीज, सबसे लास्ट में स्पीसीज, उसके बाद जीनस, फैमिली, ऑर्डर और वैरायटी, ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्रम ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये नीचे से ऊपर की तरफ गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस समूह को पहचानिए जिसमें जानवर एक ही वर्ग के हों। इसमें कौन सा समूह है जिसमें एक ही वर्ग के जानवर हैं। तो इसमें जो समूह है ना वो ऑप्शन बी है, ग्लोवर्म, रेशम कीट, घरेलू मक्खी और खटमल। इसमें सारे एनिमल्स एक ही वर्ग समूह के हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये किस फैमिली से है, किस वर्ग समूह से है, आप बताइए। ये आर्थ्रोपोडा से है, किससे, आर्थ्रोपोडा से है। अगला, पशु विज्ञान के इतिहास में वह व्यक्ति जिसने पहली बार जीवाश्मों के महत्व को विकास की दृष्टि से पहचाना, वो कौन है जिन्होंने फर्स्ट टाइम जीवाश्म के बारे में बताया। लियोनार्डो दा विंची, जॉर्ज कुविरियन, डार्विन या लैमार्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज कुविरियन। जॉर्ज कुविरियन 1769 से 1832 तक इन्होंने ही पहली बार जीवाश्मों के महत्व को विकास की दृष्टि से पहचाना था। अगर आपसे पूछा जाए जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पैलेंटोलॉजी के अंतर यानी जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जॉर्ज कुविरियन को ही जीवाश्म विज्ञान का संस्थापक तथा फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लैटिन भाषा से लिया गया। पोरीफेरा, एनिलिडा, मोलस्का, उपयुक्त सभी। लैटिन भाषा से कौन सा लिया गया, तो लैटिन भाषा के शब्द वो होते हैं जिनको हम 2 भागों में तोड़ ना पाए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया है पोरीफेरा, इसका मतलब होता है पोर बियरिंग, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। दूसरा एनिलिडा, इसका मतलब होता है लिटिल रिंग, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। तीसरा मोलस्का, इसका मतलब होता है थिन सेल्ड सॉफ्ट, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। यानी 3 के तीनों यहाँ पे जो है लैटिन भाषा के शब्द हैं। ग्रीक या लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा जो होती है वो 2 शब्दों से मिलकर बनी होती है, जबकि जो लैटिन भाषा होती है वो 1 शब्दों के आधार पर बनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, एप्लाइसिया वर्ग से संबंधित है। एप्लाइसिया वर्ग से इनमें से कौन सा संबंधित है, एम्फिन्यूरा, गैस्ट्रोपोडा, बालविया या सिफेलोपोडा। एप्लाइसिया वर्ग से कौन सा संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गैस्ट्रोपोडा। कौन सा, गैस्ट्रोपोडा। वहीं पे अगर बात करें एम्फिन्यूरा किससे संबंधित है, तो एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एप्लाइसिया से गैस्ट्रोपोडा, ऑक्टोपस सिफेलोपोडा से, यूनियो बाल्विया से, और काइटन जो है ये एम्फिन्यूरा या पॉलीप्लेकोफोरा से संबंधित है, ठीक। अगला, प्रजातियों की उत्पत्ति यानी वर्जिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसकी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करिएगा। वर्जिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई पूछी जा रही है, लेकिन आपसे ये भी पूछ लेता है कि ये है किसकी बुक। तो ये जो बुक है ना ये प्रकाशित हुई थी 1959 में। कब प्रकाशित हुई, 1959 में ये प्रकाशित हुई। और ये बुक है किसकी, तो ये बुक है डार्विन की। किसकी बुक है, डार्विन की। अगर पूछा जाए किसकी बुक है, ये बुक है डार्विन की, और प्रकाशित कब हुई, 1959 में। और बुक है किसकी, डार्विन की। वही कुछ इंपॉर्टेंट बुक आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्पीसीज प्लांटेरम किसकी बुक है, स्पीसीज प्लांटेरम, तो स्पीसीज प्लांटेरम जो है वो लिनियस की है। किसकी है, लिनियस की है स्पीसीज प्लांटेरम। अगर आपसे पूछ लिया जाए जेनरा प्लांटेरम किसकी है, तो जेनरा प्लांटेरम जो है वो है बेंथम और हुकर। किसकी, बेंथम और हुकर की है जेनरा प्लांटेरम। बेंथम और हुकर की है जेनरा प्लांटेरम। और स्पीसीज प्लांटेरम लिनियस की। लिनियस की एक और बुक है जो बहुत ज्यादा फेमस है, सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी ये किसकी है, ये भी लिनियस की है।
ठीक है। और बुक से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फिलॉसफी जूलॉजी ये किसकी बुक है, तो ये लैमार्क की है। फिलॉसफी जूलॉजी ये इनकी पहली पुस्तक थी, ठीक है। हाँ, और बाकी यहाँ पे कौन सी पुस्तक पूछी जा रही है, प्रजातियों की उत्पत्ति यानी वर्जिन ऑफ स्पीसीज, ये कब प्रकाशित हुई, 1959 में। किसकी बुक है ये, डार्विन की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्पीसीज शब्द का चयन किया, यानी द वर्ड स्पीसीज वाज कॉइन्ड बाय, स्पीसीज वर्ड किसने दिया, तो स्पीसीज वर्ड देने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो हैं, यहाँ पे इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन रे। स्पीसीज वर्ड किसने दिया, जॉन रे ने दिया। किसने दिया, जॉन रे ने दिया, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्पीसीज कॉन्सेप्ट, स्पीसीज बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के बारे में किसने बताया, तब वो हो जाएंगे अर्नेस्ट मेयर। कौन हो जाएंगे, अर्नेस्ट मेयर। लेकिन वर्ड किसने दिया, जॉन रे ने दिया, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि कितने टाइप के स्पीसीज होते हैं, तो आपको पता होगा स्पीसीज होते हैं एंडेमिक स्पीसीज, सिम्पैराट्रिक स्पीसीज, एलोपैट्रिक स्पीसीज, पॉलीट्राइपिक स्पीसीज, सिबलिंग स्पीसीज। इस तरह से कुल मिला के 5 प्रकार के स्पीसीज होते हैं, ठीक है। और स्पीसीज शब्द किसने दिया, जॉन रे। और इसके बारे में कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो स्पीसीज के कॉन्सेप्ट को देने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो मेयर हैं, अर्नेस्ट मेयर। कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति दिया और जे हेक्सले ने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया। अगला, द्विपार्श्वीय सममिति दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ कौन सा है, यानी वो कौन सा पहला फाइलम है जिसने जो है बाइलेटरल सिमेट्री दिखाई। फर्स्ट फाइलम कौन सा है जिसने बाइलेटरल सिमेट्री दिखाई। फर्स्ट से ना बहुत कुछ एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले किसमें क्या देखने को मिला, तो इसके जवाब के साथ साथ हम और भी चीजें देख लेते हैं कि फर्स्ट टाइम किसमें क्या क्या देखने को मिला, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ, अगर आपको पसंद आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आगे के वीडियो में बस आपको क्वेश्चन आंसर ही कराती चली जाऊंगी, ठीक है। आपके कमेंट, आपके रिस्पांस मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये मैं एक्स्ट्रा फैक्ट अपनी तरफ से आपको ऐड ऑन करके दे रही हूँ, जिससे आपको अगर इस तरह से और क्वेश्चन देखने को मिले तो कन्फ्यूजन ना हो, कहीं और आपको भटकने की जरूरत ना पड़े। तो मैं उससे रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको सिर्फ बुक ही पढ़ना है, बुक के ही क्वेश्चन पढ़ने, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं कि बाइलेटरल सिमेट्री दिखाने वाला पहला जगत कौन सा था, पहला फाइलम कौन सा था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का और प्लेटीहेल्मिन्थीज में से इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है इसने सबसे पहले बाइलेटरल सिमेट्री दिखाई थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए टिप्लोब्लास्टिक सबसे पहले किसमें देखने को मिला, ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो वो भी प्लेटीहेल्मिन्थीज में। बाइलेटरल सिमेट्री प्लेटीहेल्मिन्थीज में। सिफेलाइजेशन यानी हेड का विकास प्लेटीहेल्मिन्थीज में। डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले प्लेटीहेल्मिन्थीज में, लेकिन इसमें इनकम्प्लीट था। कैसा था, इनकम्प्लीट था। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें देखने को मिला, प्लेटीहेल्मिन्थीज में, लेकिन कैसा था, इनकम्प्लीट। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें देखने को मिला, तो वो एस्क्लेहेल्मिन्थीज में देखने को मिला। और सबसे पहले एक्सक्रीटरी ऑर्गन का विकास किसमें हुआ, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। नाम क्या था, फ्लेम सेल। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन किसमें सबसे पहले देखने को मिला, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। इतनी सारी चीजें प्लेटीहेल्मिन्थीज में सबसे पहली बार देखने को मिली थी। कौन कौन सी चीजें, टिप्रोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, सिफलाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम बट इनकम्प्लीट, ठीक है। इतनी सारी चीजें सबसे पहले प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखने को मिली थी। अगर पूछा जाए कोई ऐसी चीज भी है जो सबसे पहले आर्थ्रोपोडा में देखने को मिला, तो सबसे पहले आर्थ्रोपोडा में विकास होते होते एनिलिडा का बहुत ज्यादा विकास हो गया था। तो एनिलिडा में बहुत सारी ऐसी चीज है जो सबसे पहले देखने को मिली, जैसे ट्रूसिलोम पहली बार एनिलिडा में देखने को मिला। एनिलिडा में ही ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप का एनिलिडा में देखने को मिला। पहली बार एनिलिडा में ही पैरोपोडिया यानी लोकोमोटरी ऑर्गन का विकास हुआ। एनिलिडा में ही सबसे पहले साइजोसिलोमेट देखने को मिले, ठीक है। और एनिलिडा में ही ट्रू सिगमेंटेशन सबसे पहली बार देखने को मिला था। ट्रू सिगमेंटेशन सबसे पहले किसमें देखने को मिला, एनिलिडा में ही देखने को मिला था, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, आप चाहे तो कॉपी पेन लेके कहीं नोट कर सकते हैं। अगला, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से किसे जाना जाता है, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं, आप बताइए कमेंट बॉक्स में फट से, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं, फटाफट से बताइए।
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लीनियस। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं? लीनियस। लेकिन अगर फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी पूछ लिया जाए तो संतापाउ। टर्म ऑफ टेक्सोनॉमी एपी कंडोले, और फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी संतापाउ, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लीनियस। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। अगला, सरीसृप के निम्नलिखित में से किस उपवर्ग में कपाल की छत अविच्छिन्न होती है? एनॉप्सिडा, डायोप्सिडा, सैनोप्सिडा, पैराप्सिडा। किसमें होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एनॉप्सिडा। किसमें? एनॉप्सिडा। अगला क्वेश्चन, सत्य क्या है? इसमें से ट्रू क्या है? तो इसमें से जो ट्रू है, क्या क्या दिया हुआ है? पहला, फिशीज, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स पोलाइकोथर्मल। फिशीज, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर एनाइमोटा। एबीज, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स आर होमोथर्मल। रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स आर एमाइनोटा। इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स जो होते हैं वो एमनियोटा के अंतर्गत आते हैं। इसको आप याद कर सकते हैं आरबीएम, आरबीएम। रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल ये किसके अंतर्गत आते हैं? एमनियोटा के अंतर्गत आते हैं। इन सभी के भ्रूणीय ऊतकों में एमनियॉन नामक संरचना पाई जाती है जो कि भ्रूण का रक्षा कवच वाली भित्ति बनाने का कार्य करती है, और ये जलरोधी होते हैं। इसके साथ साथ ये श्वसन में सहायता करते हैं। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, पेरिपेटस किस वर्ग में आता है? तो पेरिपेटस है क्या? तो पेरिपेटस को एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। ये किस फाइलम में, किस क्लास में आता है? तो ये क्लास ओनिकोफोरा से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? ओनिकोफोरा से। इसी को एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पादपविहीन एम्फीबिया प्राणी किस जगत में रखे जाते हैं? यानी वो एनिमल जिसके अंदर कोई लिम्ब नहीं है, लिम्बनेस है, एम्फीबिया है, उसको किस ऑर्डर के अंतर्गत रखे जाएंगे? एन्यूरा, यूरोडेला, जिम्नोफियाना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जिम्नोफियाना। पादपविहीन एम्फीबियन प्राणी जिम्नोफियाना में रखे जाते हैं। अगर आपको किसी ऐसे एनिमल का नाम पता है जिसके पास लिम्ब नहीं है, लिम्बलेस है और वो एम्फीबिया है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, एमनियोट्स में शामिल नहीं है। एमनियोट्स में कौन शामिल नहीं है? तो अभी हम लोगों ने देखा था एमनियोट्स के अंतर्गत कौन कौन रखे गए थे? बर्ड्स, रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल। आरवीएम से हमने याद करा था। तो आरवीएम में ए आपका कहीं देखने को मिल रहा है, तो एम्फीबियन और फिशेस ये दोनों एमनियोट्स के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला, किस वर्ग के जंतुओं में आहार नाल अनुपस्थित होता है? यानी एलिमेंट्री कैनाल अनुपस्थित होता है। एलिमेंट्री कैनाल हमें सबसे पहले प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखने को मिला है, लेकिन वो भी अनडेवलप्ड था। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमें सबसे पहले प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखने को मिला, लेकिन वो भी कैसा था? इनकम्प्लीट था। यहाँ पे पूछा जा रहा है आहार नाल अनुपस्थित होता है किसमें? एरेक्निडा, सिस्टोडा, ट्रिमेटोडा या निमेटोड्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिस्टोडा। किसमें? सिस्टोडा। सिस्टोडा किससे बिलोंग करता है? तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज का ही एक ये क्लास है सिस्टोडा, और ये परजीवी होते हैं, इन पर सीलिया नहीं पाई जाती है। तंत्रिका तंत्र सेगमेंटेड होता है और पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है। ठीक है, सिस्टोडा के अंतर्गत कौन सा एनिमल रखा जाता है? टीलियासोरियम को सिस्टोडा के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सींग वाला मेढक इनमें से किस वर्ग से संबंध है? कॉर्डेटा, रेप्टिलिया, एम्फीबिया या एन्यूरा। हॉर्न टोड किससे संबंधित है? इन सब के बारे में ना एक एक करके हम फाइलम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम टेक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, इनको एक साथ मिक्स करके पढ़ ले रहे हैं। फिर अलग से हम फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा सबको अलग से भी पढ़ेंगे। ठीक है, सींग वाला मेढक क्या है? तो ये कोई मेढक नहीं है। सबसे पहले आपको बता दें ये कोई मेढक नहीं है। ये क्या है? ये एक प्रकार की छिपकली है, लिजर्ड है। इसे फ्राइनोसोमा के नाम से जाना जाता है, और ये एक सरीसृप यानी रेप्टाइल्स से संबंधित है। किससे? रेप्टाइल्स से संबंधित है। इसके सिर पे ना ऐसे सींग जैसे दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसलिए इसे हॉर्न टोड कहा जाता है। लेकिन ये है क्या? तो ये छिपकली है, फ्राइनोसोमा के नाम से जानी जाती है। अमेरिका और मैक्सिको के जंगलों में ये ज्यादातर देखने को मिलता है। ये जो होते हैं ना, ये कीटभक्षी होते हैं। अगला, आर्कीबैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है। आर्कीबैक्टीरिया में क्या नहीं पाया जाता? पॉलीसेकेराइड, पेप्टाइडोग्लाइकेन, लिपिड्स या प्रोटीन। इसका सही जवाब हो जाएगा आर्कीबैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होते हैं ये अनुपस्थित होते हैं। ये इनकी जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है, ये क्या होती है? ये बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनका सेल वॉल जो होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है, लेकिन जो आर्कीबैक्टीरिया होता है इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं पाया जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, ये आर्की बैक्टीरिया का डायग्राम है। पौधे के वर्गीकरण की लीनियस पद्धति आधारित है मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल, विकासवाद की पद्धति, पुष्पीय गुण या फिर इनमें से कोई नहीं। जो पौधे के वर्गीकरण की लीनियस पद्धति है, यानी लीनियस ने जो पौधे का वर्गीकरण दिया था वो किसके बेस पे दिया था? सिंपल सा बस इतना पूछा जा रहा है कि लीनियस ने पौधे का वर्गीकरण किसके बेस पे दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लोरल कैरेक्टर, पुष्पीय गुण के आधार पे। पौधे का वर्गीकरण लीनियस ने किसके आधार पे दिया? फ्लोरल कैरेक्टर के आधार पे। यहाँ पे देखिए आपसे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें दिया हुआ है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए दलों के आधार पे किसने दिया, तो दलों के आधार पे वास्वाल टिप्पो ने दिया। थियोफ्रेस्टिस ने पौधों को एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय में बांटा, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। और लीनियस ने पुंकेसरों की संख्या एक लिंगी या द्विलिंगी अंडकों की संख्या के आधार पर 24 भागों में विभाजित किया। और लीनियस को पादप वर्गीकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्लांट टेक्सोनॉमी का जनक, यानी फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं? लीनियस को कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी वर्गीकृत श्रेणी का सही आरोही क्रम है? अब देखिए इसको मैंने कितनी बार आपको बता दिया, एक बार आप फिर से देख लीजिए। इसका सही क्रम क्या है? तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये इसका सही क्रम होता है। क्या? किंगडम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। देखिए ये तो होता है। इसके अलावा आपको एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दो। ओ यार ये तो मिल गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, एक चीज पूछा जाता है कोहॉर्ट। क्या होता है? कोहॉर्ट। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि कोहॉर्ट किसके किसके बीच में आता है। तो कोहॉर्ट जो होता है ना, इसके ऊपर होता है क्लास। क्या होता है? क्लास। और इसके बाद होता है ऑर्डर। क्या होता है? ऑर्डर। कोहॉर्ट के ऊपर क्या होता है? क्लास, और बाद होता है ऑर्डर, बीच में आता है कोहॉर्ट। ठीक है, एक और आपसे पूछा जाता है ट्राइब। ट्राइब किसके किसके बीच में आता है? ट्राइब। तो ट्राइब होता है, ट्राइब जो आता है एक मिनट रुक जाइए। ट्राइब किसके किसके बीच में आता है? ट्राइब, TRIVE, ट्राइब। ट्राइब किसके किसके बीच में आता है? तो ट्राइब जो होता है ये फैमिली और जीनस के बीच में आता है। ट्राइब किसके किसके बीच में आता है? फैमिली और जीनस के बीच में। और कोहार्ट किसके किसके बीच में आता है? कोहार्ट किसके किसके बीच में आता है? कोहार्ट क्लास और ऑर्डर के बीच में आता है। ठीक है, इस बात को आप जरूर ध्यान दीजिएगा। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये तो होता ही होता है, लेकिन फैमिली और जीनस के बीच में ट्राइब आता है और क्लास और ऑर्डर के बीच में कोहार्ट आता है। इस बात को भी बिल्कुल ध्यान रख के चलिएगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो देखिए अच्छा, इसमें डिवीजन भी दिया हुआ है, तो डिवीजन ना ये सबसे पहले आता है। डिवीजन सबसे पहले आता है, डिवीजन के बाद आता है आपका किंगडम। ठीक है, तो ये सबसे पहले आ जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बढ़ई चींटी निम्नलिखित में से किस गण से संबंधित है? बढ़ई चींटी क्या है? कारपेंटर आंट। ये किससे संबंधित है? न्यूरोपटेरन, लेप्टिडोपटेरा, प्लैकोपटेरा या हाइमेनोपटेरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइमेनोपटेरा। ये किससे संबंधित है? हाइमेनोपटेरा से। ये कीट जो होते हैं ये पौधे के अंदर के भाग को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इन्हें बढ़ई चींटी के नाम से जाना जाता है। ये कैम्पोनोट्स प्रजाति के होते हैं, यानी इनकी स्पीसीज क्या है? कैम्पोनोट्स। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ड्यूटेरोस्टोम नहीं है? स्नेल, स्टारफिश, लिजर्ड या स्नेक। इसमें से कौन सा ड्यूटेरोस्टोम नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्नेल। स्नेल किस फाइलम से बिलोंग करता है? तो स्नेल जो है ये प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत आता है। प्रोटोस्टोमिया में मैंने आपको बताया था जिसमें पहले मुख का विकास हो, इसमें एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का आता है। तो स्नेल जो है ये मोलस्का का ही एक एनिमल है, ये प्रोटोस्टोमिया में आएगा। जबकि स्टारफिश, इकानोडर्मेटा, लिजर्ड, रेप्टाइल्स और स्नैक रेप्टाइल्स ये किससे आते हैं? ये कॉर्डेटा से आते हैं। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? ड्यूटेरोस्टोम, यानी कि पहले इसमें किसका विकास होता है? एनल का, यानी गुदा का विकास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ पौधे और जानवर दोनों की विशेषता को दर्शाता है? एंटमीबा, पैरामीशियम, मोनोसिस्टिस या वॉलवॉक्स। यानी वो कौन सा प्रोटोजोआ है जो पौधे और जानवर यानी कि प्लांट और एनिमल दोनों की विशेषता को दर्शाता है? तो वो हो जाएगा वॉलवॉक्स। कौन सा हो जाएगा? वॉलवॉक्स।
ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे बताइए प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिव लिंक क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, टेक्सोनॉमी इंक्लूड्स वर्गीकी के अंतर्गत आता है आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर या इनमें से सभी। तो देखिए मैंने आपको बताया था जो टेक्सोनॉमी की इकाई होती है, जो टेक्सोनॉमी की स्टार्टिंग होती है, वही आपका आइडेंटिफिकेशन से ही होता है। टेक्सोनॉमी की जो स्टार्टिंग होती है वो क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन होता है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है कि टेक्सोनॉमी के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो टेक्सोनॉमी के अंतर्गत ही ना, टेक्सोनॉमी का पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन होता है, लेकिन क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर ये तीनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो आपसे बार बार क्रम लगाने के लिए पूछा जा रहा है ना, ये चार्ट आपको दिया हुआ है। सबसे पहले डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, टेक्सोनॉमी में ही कुछ क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड सब स्पीसीज से पूछा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन, वह प्रजाति जो समुदाय के बनावट को बनाए रखती है क्या कहलाती है? डोमिनेंट स्पीसीज, रेसेसिव स्पीसीज, सिम्पैरेटिक स्पीसीज या फिर कीटोन स्पीसीज। तो वो स्पीसीज जो समुदाय को बनाए रखती है वो किस नाम से जानी जाती है? कीटोन के नाम से जानी जाती है। किससे? कीटोन के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक वर्ग की कोटि का अंत ई ए ई के साथ होता है तो वह किस पद को उल्लेखित करता है? यानी अगर आपको ई ए ई लास्ट में मिल जाए तो वो क्या दर्शाएगा? क्या वो सब ट्राइब, ट्राइब, सेक्शन या सीरीज क्या दर्शाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्राइब दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? ट्राइब। जैसे एक लाइफिया, जैसे हयांसीथिया, जिसके लास्ट में इया मिल जाए वो क्या दर्शाता है? ट्राइब दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ट्राइब दर्शाता है। जो टेक्सोनॉमी का क्रम होता है इसमें डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब्स, जीनस, स्पीसीज होता है ना। मैंने आपको बताया था कि फैमिली और जीनस के बीच में ट्राइब्स पाए जाते हैं, तो ये इन्हीं को दर्शाता है ई ए ई। ठीक, अगला क्वेश्चन, टिटोरोस्टोम और प्रोटोस्टोम जंतु में भिन्न है। क्या भिन्न है? उनकी समरूपता, उनके मुख से भ्रूण उत्पत्ति, सरूर गुहा की उपस्थिति या अनुपस्थिति, तंत्रिका तंत्र की उपस्थिति या अनुपस्थिति। तो मैंने आपको बताया था प्रोटोस्टोम में सबसे पहले मुख का विकास होता है और डिटोरोस्टोम में सबसे पहले मलद्वार यानी एनस का विकास होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, उनके मुख से भ्रूण की उत्पत्ति का ही जो है इसमें डिफरेंस होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क करिएगा। और बहुत जल्द हम अंजू मैम की बुक भी आपको सॉल्व कराएंगे, बस आपको हमारे साथ रेगुलर बने रहना है। ठीक है, पहला दिया पाइला। पाइला यानी घोगा के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो पाइला के बारे में जो बताने वाले साइंटिस्ट हैं वो थे डॉक्टर बेनी प्रसाद। कौन है? डॉक्टर बेनी प्रसाद। 1 का 3। फेरिटिमा, फेरिटिमा के बारे में बताया डॉक्टर के एन बहल ने। किसने दिया फेरिटिमा टर्म? डॉक्टर के एन बहल। कहाँ पे है के एन बहल? यहाँ पे। फिर है हडमानिया। हडमानिया के बारे में किसने बताया? तो डॉक्टर एस एम दास ने हडमानिया पर एक मेमोयर लिखा हुआ है। पैलिमॉन, पैलिमॉन के बारे में बताया डॉक्टर एस एस पटवर्धन। किसने? डॉक्टर एस एस पटवर्धन। और हाई एल्टीट्यूड एंटेमोलॉजी के बारे में जो बताने वाले साइंटिस्ट हैं वो कौन है? डॉक्टर एस एम मनी। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हडमानिया पर मेमोयर किसने लिखा? तो डॉक्टर एस एम दास ने लिखा था। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 का 3, 2 का 1। किस ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे देख लेते हैं। 1 का 3, 2 का 1, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, विद प्लास्टिड, विदाउट प्लास्टिड। यानी कि यहाँ पे प्रोटिस्टा के बारे में पूछा है। प्रोटिस्टा के बारे में इसमें से कौन सा सही है? तो प्रोटिस्टा बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, इसमें प्लास्टिड होता है। ठीक है, विद प्लास्टिक, यानी 2, 4 और 5। 2, 4 और 5 ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, किसी चट्टान की भूवैज्ञानिक आयु निर्धारित की जाती है। कोई चट्टान है उसकी भूवैज्ञानिक आयु किसके माध्यम से निर्धारित की जाएगी? जीवाश्म, वनस्पति जाति, प्राणी जात के द्वारा यानी फॉसिल, फ्लोरा और फौना के द्वारा, केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक के द्वारा,
रेडियोमेट्रिक डेटिंग के द्वारा या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, रेडियोमेट्रिक डेटिंग के द्वारा। इसी को ही रेडियो एक्टिव डेटिंग भी कहा जाता है। इस विधि में मटेरियल के साथ आइसोटोप्स का अध्ययन किया जाता है। इसी विधि का प्रयोग करते हुए चट्टानों के भूवैज्ञानिक आयु का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी को और किस नाम से जानते हैं? जिसे रेडियो एक्टिव डेटिंग के नाम से जानते हैं। टेक्सॉन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो टेक्सॉन शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले जो है वो मेयर हैं। मैंने आपको बताया था कि शब्द स्पीसीज जॉन रे ने दिया था, लेकिन टेक्सॉन शब्द के बारे में किसने बताया था? मेयर ने। एपी कंडोल कौन थे? तो एपी कंडोल ने क्या दिया था? मैंने आपको बताया था क्या दिया था, आप बताइए। एपी कंडोल ने क्या बताया था, किसके बारे में बताया था? हाँ, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के बारे में सबसे पहले किसने दिया, टर्म किसने दिया? एपी कंडोल ने। लेकिन फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नाम और उनके संबंधित वैज्ञानिक दिए हैं, देख लीजिए। टर्म टेक्सॉन किसने दिया है? तो टर्म टेक्सॉन एडोल्फ मेयर ने, सिस्टमैटिक लिनियस ने, टेक्सोनॉमी एपी कंडोले ने टर्म दिया है। ठीक है, टर्म की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लिनियस को, टर्म फाइलोजेनी लैमार्क ने, टर्म फाइलम क्यूवियर ने, टर्म क्लास एंड ऑर्डर लिनियस ने, और फैमिली जीनस स्पीसीज जॉन रे ने। फैमिली जीनस स्पीसीज जॉन रे ने। अब द्विनाम पद्धति से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। द्विनाम पद्धति देने वाले कौन है? लिनियस है, आप सभी को पता है। लिनियस नामक साइंटिस्ट ने द्विनामक पद्धति दिया था। 3 पद्धति यानी 3 किंगडम हैकल, 4 किंगडम कॉपलैंड, 5 किंगडम व्हिटेकर और 6 किंगडम क्लास वीस। लेकिन यहाँ पे आपको द्विनाम पद्धति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसे देख लेते हैं। लिनियस के द्वारा दिया गया है पहला क्वेश्चन, नामकरण की द्विपद्धति प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? वही क्वेश्चन किसके द्वारा दिया गया? कार्ल लिनियस के द्वारा। किसके द्वारा? कार्ल लिनियस। ये लिनियस है कौन? तो लिनियस स्वीडिश वनस्पति शास्त्री, प्राणी विज्ञान, टेक्सोनॉमिस्ट और एक चिकित्सक है। द्विपद प्रणाली में इन्होंने पौधे और जीवों को वैज्ञानिक नाम दिए थे। इन्होंने कौन कौन से 2 पद दिए थे? तो जीनस और स्पीसीज। कौन सा? जीनस और स्पीसीज। अगला क्वेश्चन, कैरोलिनस लिनियस की द्विनाम प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नहीं थी? अच्छा, कौन सी नहीं थी? अच्छा, हमको पता है कि इन्होंने जीनस और स्पीसीज के बारे में बताया, तो कौन सी नहीं थी? हम अपने आप इसको मार्क कर सकते हैं कि जो थी वो कौन सी थी। तो जीनस और स्पीसीज के बारे में इन्होंने बताया था, इनमें कौन सी नहीं थी? अच्छा, कौन सी नहीं थी? एक मिनट, जीनस और स्पीसीज थी, क्लास और ऑर्डर था, फाइलम और फैमिली नहीं थी। इन्होंने जो द्विनाम पद्धति दिया था ना, इसमें फाइलम और फैमिली नहीं दी थी। कैरोलस लिनियस, इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है, आप सभी को पता है। इन्होंने प्रजातियों के नामकरण और उनके समूहों के वर्गीकृत करने की प्रक्रिया शुरू की थी। लिनियस की मूल प्रणाली जो थी, व्यापक जगत जो था, इसमें इन्होंने ना फाइलम और फैमिली की कहीं भी चर्चा नहीं की थी। किसकी? फाइलम और फैमिली की। ठीक है, इन्होंने क्या क्या बताया था? जो विभाजन किया था क्लास, आर्डर, जीनस और स्पीसीज। क्लास, आर्डर, जीनस और स्पीसीज। इन श्रेणियों को समय के साथ किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीसीज में बांट दिया गया। लेकिन उस समय क्या था? संशोधन करके किंगडम और फाइलम जोड़ा गया था। लेकिन जब लिनियस ने दिया था तो क्लास, आर्डर, जीनस और स्पीसीज ही दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया? आर.एच. व्हिटेकर, हैकल, वेज एवं अन्य, या फिर कैलिवियर स्मिथ। सही जवाब ऑप्शन डी, कैलिवियर स्मिथ। किसने? कैलिवियर स्मिथ। कैलिवियर स्मिथ ने सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में वर्गीकृत किया था। ठीक, वो 8 जगत कौन कौन से थे देख लीजिए। यू बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीजोआ, प्रोटोजोआ, क्रोमिस्टा, प्लांटी, कवक और एनिमेलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब प्रजाति का नाम जातीय नाम को हूबहू दोहराते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है कि जब स्पीसीज का नाम जो है वो जेनेरिक नाम को हूबहू दोहराता है। जैसे कोई एग्जांपल बताइए। जैसे आपको मिलता होगा लोआ लोआ, जैसे रेटस रेटस। इसमें एकदम प्रजाति का नाम और जीनस का नाम, जीनस और स्पीसीज सेम टू सेम है ना, तो इसको क्या कहते हैं? इसी को टॉटोनिम कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉटोनिम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और एक बात इसके लिए ध्यान दीजिएगा, जो टॉटोनिम वर्ड होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल के लिए यूज होता है, ये प्लांट के लिए यूज नहीं होता। किसके लिए होता है? केवल और केवल एनिमल के लिए। जैसे रेटस रेटस, नाजा नाजा, लोआ लोआ, ये सारे क्या हो गए? टॉटोनिम्स हो गए। ठीक है, अच्छा, अगर हम टॉटोनिम्स की बात कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं सिनोनिम क्या है। तो सिनोनिम ही एक प्रकार की स्पीसीज है, एक टाइप ऑफ स्पीसीज है। एक वैज्ञानिक नाम जो टॉटोनिम
टेक्सोनॉमी में उपयोग किया जाता है उसी को सिनोनिम कहा जाता है। ठीक है। डेसियोनिम क्या है? तो एक प्रजाति का पहले का वैध वैज्ञानिक नाम जिसका नाम बदल दिया जाता है, जिसके नाम नया नाम आंशिक रूप से लिया गया हो, उसे डेसियोनिम कहा जाता है। होमोनिम उसके टाइप के आधार पर 2 या 2 से अधिक नाम रखे जाए, होमोनिम। ठीक है। टोटोनिम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, द्विपद नाम वाले 2 शब्द, फैमिली जीनस, ऑर्डर फैमिली, जीनस स्पीसीज, स्पीसीज वैरायटी, कौन से हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था कि कौन से हैं। तो द्विनाम पद्धति वाले कौन से हैं? तो जीनस और स्पीसीज। कौन सा? जीनस और स्पीसीज। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, इसमें मैंगीफेरा क्या है? जीनस है, और इंडिका क्या है? स्पीसीज है। ठीक है। और अगर आपसे पद्धति पूछ लिया जाए तो इसमें जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज, जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज तीनों आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति किसके द्वारा खोजी गई? तो हम सभी को पता है द्विनाम पद्धति जो खोजी गई वो लैमार्क के द्वारा खोजी गई थी। इन्होंने इसमें किसी वर्गीकृत प्रजाति के 2 नाम जैविकी के अनुसार रखे गए, जीनस और स्पीसीज। ठीक है। और इसके बारे में इन्होंने बताया किसमें? तो इनकी एक बुक थी जो 1753 में प्रकाशित हुई थी, स्पीसीज प्लांटेरम। इन्होंने पहली बार इसी में जो है द्विनाम पद्धति की चर्चा की थी। द्विनाम पद्धति को प्रथम बार नामकरण के आधार पर कैस्पर बोहिन ने 1623 में, यानी कि इनसे भी पहले, संज्ञान में लाया था, लेकिन इसको विस्तृत रूप किन्होंने दिया? लैमार्क ने दिया। कब दिया? 1753 अपनी बुक स्पीसीज प्लांटेरम में। ठीक। अगला क्वेश्चन, लीनियस के द्विनामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। देखिए वही बुक पूछ लिया कि इन्होंने जो द्विनाम पद्धति दिया था ये विचारधारा किस बुक में हुई? तो सबसे पहले ये बुक स्पीसीज प्लांटेरम में। कब आई? 1753 में। 1753 में। लीनियस की ही एक बुक है सिस्टेमा नेचुरी, ये 1735 में प्रकाशित हुई थी। इन्हीं की एक बुक है जेनरा प्लांटेरम, ये 1737 में आई। और फिलोसफिया बॉटेनिका, ये भी लीनियस की ही बुक है, ये 1751 में आई हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीव के नामकरण पद्धति से संबंधित है। जीव के नामकरण पद्धति से कौन कौन संबंधित है? व्हिटेकर, स्ट्रिकलैंड, एक मतलब ओनली ए, ओनली बी, ए और बी दोनों कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। एक मिनट, ऑप्शन बी यानी ओनली बी, स्ट्रिकलैंड। स्ट्रिकलैंड एक अंग्रेजी भूवैज्ञानिक यानी जियोलॉजिस्ट है। ये ऑर्थिनोलॉजिस्ट भी है, यानी पक्षी वैज्ञानिक। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्थिनोलॉजी। तो उनके अध्ययन करने वाले को ऑर्थिनोलॉजिस्ट, यानी कि ये जो है स्ट्रिकलैंड, ये जियोलॉजिस्ट भी है यानी भूविज्ञानी है, पक्षी विज्ञानी है, और नेचुरलिस्ट यानी प्रकृतिवादी भी है, और इसके साथ साथ वर्गीकरण विज्ञानी भी है यानी सिस्टमैटिस्ट भी हैं। इन्होंने जीव विज्ञान में जीवों के नामकरण के लिए नियमों की एक श्रृंखला का प्रस्ताव रखा, जिसे स्ट्रिकलैंड कोड के रूप में जाना जाता है, जो नामकरण के लिए बाद में कोड का अग्रदूत यानी प्रेषेसर था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका टॉपिक है टेक्सोनॉमी, उसके सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एनिमल किंगडम से स्टार्ट करेंगे। एनिमल किंगडम में भी सबसे पहले हम जो देखेंगे वो देखेंगे आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग देखेंगे, लेकिन जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ वर्ल्ड कौन सा है? लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ वर्ल्ड कौन सा है? तो वो रॉयल गार्डन है। कौन सा? रॉयल बॉटनिकल गार्डन। रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है? तो ये क्यू में है। कहाँ पे है? क्यू। क्यू कहाँ है? इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी क्यू में सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन पाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन इंडिया, इंडिया में सबसे बड़ा कौन सा है? तो इंडिया में जो सबसे बड़ा है वो है शिवपुर। ये कहाँ पे है? ये हावड़ा में है। हावड़ा कहाँ है? कलकत्ता में। अगर पूछ लिया जाए ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, इसको आप कहीं पेन पेपर लेके नोट कर लीजिए। ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? तो ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन जो है वो पड़ाउ में है। कहाँ? पड़ाउ। पड़ाउ कहाँ है? इटली में। RVNI ये कहाँ है? RVNI तो ये है लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में। अगर पूछ लिया जाए लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क कहाँ है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? कहीं कॉपी पेन लेके इसको नोट कर लीजिए।
लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? तो ये अरिगनार जूलॉजिकल पार्क है। कहाँ पे है? बेंडालुरु चेन्नई। कहाँ पे? बेंडालुरु चेन्नई। नाम क्या है? अरिगनार जूलॉजिकल पार्क। लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क अरिगनार जूलॉजिकल पार्क, बेंडालुरु चेन्नई, या इसी को अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क के नाम से जाना जाता है। और लार्जेस्ट बॉटनिकल पार्क इन इंडिया, सिपुर हापड़ में। लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ वर्ल्ड, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। कहाँ पे? क्यू, इंग्लैंड में। ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन, पड़ाउ, इटली में। और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? आई होप पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। थैंक यू।